नमस्कार बच्चों, मैं वाग्मिता सिंह केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली से आप सभी का कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन की कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस कविता के रचनाकार कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, शिवमंगल सिंह सुमन जी। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कविता का सस्वर वाचन किया था और इस कविता के भावार्थ को समझा था, अर्थात यह जाना था कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की है या क्या बताना चाहा है। तो बच्चों, इस कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को मिलकर हल करेंगे, परंतु प्रश्न अभ्यास को हल करने से पहले हमें पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को दोहरा लेना ज़रूरी है। तो आइए हम पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना था इस कविता का शीर्षक क्या है? शीर्षक है हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के और इसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। इसके अलावा हमने यह जाना था कि इस कविता में पक्षियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इस कविता में पक्षी कह रहे हैं कि हमें खुले आसमान में रहने की आदत है। वो कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। आगे पक्षी कहते हैं कि उन्हें सोने के पिंजरे में हम ना रखें, क्योंकि हमारे पंख क्या हैं, अर्थात पंछियों के पंख पिंजरे की सलाखों से टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि हमें तो स्वतंत्र रहकर नदी झरनों का जल पीना ही पसंद है। पिंजरे में बंद रहकर वो सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे को खाना नहीं पसंद करते हैं। उससे अच्छा तो उन्हें नीम का कड़वा फल ही लगता है, क्योंकि वो उन्हें स्वतंत्र रहकर प्राप्त होता है। पंछी आगे कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो हम पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना भी भूल गए हैं। वो कहते हैं कि हमें आकाश में उड़कर उसकी हदों को छूना था, अर्थात पक्षी की यह इच्छा थी कि वो आकाश में उड़कर उसकी हदों को, अर्थात आकाश के सबसे अंतिम छोर को छुएं। वो कहते हैं आगे कि हमें तो आकाश में ही जीना मरना था। यही उनकी क्या थी? अभिलाषा थी, यही उनका अरमान था। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे, तुमसे यहाँ तात्पर्य बच्चों हम मनुष्यों से है। वह कहते हैं कि अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहो, यदि मनुष्य चाहे तो उनके घोंसले को उजाड़ दे, उनके रहने के स्थान को उजाड़ दे, परंतु उनसे हम मतलब पंछियों से उनकी उड़ने की आज़ादी ना छीने। वो कहते हैं कि हमसे हमारी उड़ने की आज़ादी मत छीनो, क्योंकि वही तो हमारा जीवन है। अर्थात पक्षी कहते हैं कि उड़ना ही उनका जीवन है। तो बच्चों, इस कविता से हमने यह जाना था कि पक्षियों को क्या क्या पसंद है। पक्षियों को आकाश में उड़ना पसंद है। वो पिंजरे में बंद रहकर गुलाम नहीं रहना चाहती हैं। उन्हें पिंजरे में बंद रहकर सुख सुविधाओं को भोगना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार की कठिनाइयों को उठाना पसंद है, परंतु परतंत्र रहकर अर्थात गुलाम रहकर वो सुख सुविधाओं को भोग नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो स्वतंत्र रहने में ही मिलता है। इसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें तो स्वतंत्र रहकर क्या करना था? उड़ना था, और इतना उड़ना था कि वो आकाश के अंतिम छोर को भी छू लें। ये उनके मन की क्या थी? अभिलाषा थी, अर्थात अरमान था उन लोगों का, पंछियों का अरमान था कि वो आकाश में इतनी दूर तक उड़े कि आकाश के सबसे अंतिम छोर तक वो पहुंच जाएं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को दोहरा लिया। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने इस कविता को पढ़ाने के बाद आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिए थे। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अपने कॉपी में होमवर्क साइड में इन गृह कार्यों को कर लिया होगा और उसे आप लोग
याद भी कर लेंगे। तो आइए अब मिलकर हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास को हल करते हैं। बच्चों, हम आपके प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है आपका कविता से, अर्थात सबसे पहले हम कविता से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। यानी कि पूछ रहा है कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद रहना क्यों नहीं पसंद था, जबकि पक्षियों को तो क्या, पिंजड़े में हर प्रकार की सुविधा मिल रही थी। उन्हें खाने के लिए मिल रहा था, अच्छा उन्हें पीने के लिए मिल रहा था, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, फिर भी उन्हें पिंजड़े में बंद रहना क्यों पसंद नहीं था। तो बच्चों, जैसा कि हमने कविता में सबसे पहली पंक्ति ही पढ़ी, सबसे पहला छंद ही पढ़ा कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी जो पक्षी है वो कह रहे हैं कि वो पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उन्मुक्त गगन यानी खुले आसमान में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। वो कह रहे हैं कि पिंजड़े में बंद रहने से क्या होगा, उनकी जो पुलकित पंख है यानी खुशी से भरे हुए पंख हैं वो टकराकर टूट जाएंगे। तो बच्चों, आपने यह पढ़ा कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पिंजड़े में बंद रहकर किसी भी प्रकार की सुविधा का भोग नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं हमें तो क्या पसंद है, कड़वा नीम का फल ही पसंद है, क्योंकि वो उन्हें स्वतंत्र रहकर, आज़ाद रहकर प्राप्त होता है। लेकिन उन्हें सोने के कटोरी में रखी हुई मैदा पसंद नहीं है, क्योंकि वो उन्हें गुलामी झेलकर मिलता है। यानी जब वो पिंजरे में बंद रहते हैं तब उनका जो मालिक होता है वो उन्हें सोने की कटोरी में मैदा देता है, लेकिन जब वो आज़ाद होते हैं तो भले ही उन्हें कड़वा नीम का फल मिले, उन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो बच्चों, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो पक्षी हैं, जो पक्षियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें केवल चाहिए आज़ाद जीवन, उन्हें केवल पिंजड़े से मुक्ति चाहिए, उन्हें खुले आकाश में उड़ना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक खुले आकाश में उड़ना पसंद है। पक्षी बंधन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बच्चों, हमने कविता में पढ़ा कि जो पक्षी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उनके क्या अरमान थे, उनके अरमान थे कि वो उड़ते नभ की सीमा पाने, इतना उड़ते कि वो नभ के यानी आकाश की सीमा को पा जाएं, अर्थात उसके अंतिम छोर तक पहुंच जाएं। तो हम उनकी पहली इच्छा लिख सकते हैं कि जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त रहकर निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जिसमें पहला है कि वो आकाश की ऊंचाइयों को अपनी उड़ान से नापना चाहते हैं। इसी प्रकार उनकी दूसरी इच्छा क्या थी बच्चों कि वो पेड़ों की टहनियों पर बैठकर झूला झूलना चाहते थे। जैसे वो लिखते हैं ना, कहते हैं ना कविता में कि अब तो सपने देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी अब तो उन्हें अब बस सपनों में दिखाई देता है पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना, अर्थात ये भी उनकी इच्छा है कि अब वो फिर से आज़ाद होकर क्या करें, पेड़ों की टहनियों पर बैठकर झूला झूलें। इसी प्रकार बच्चों, पक्षियों का जो मन था, उनकी इच्छा जो थी वो ये भी थी कि वो क्षितिज तक यानी धरती और आकाश का जो काल्पनिक मिलन स्थल है वो वहाँ तक पहुँच जाएं, यानी कि वो क्षितिज तक, धरती और आकाश के काल्पनिक मिलन स्थल तक, मिलन बिंदु तक पहुँचना चाहते थे। और इसके साथ ही साथ वो कहते थे कि चुगते तारक अनार के दाने, यानी अनार के दाने जैसे जो तारे दिख रहे थे आसमान में, वो उन्हें चुगना चाहते थे, अर्थात वो तारों तक पहुंचना चाहते थे, अपनी चोंच से तारों को छूना चाहते थे और क्षितिज यानी धरती और आकाश के मिलन
स्थल तक, यानी जो धरती और आकाश का काल्पनिक मिलन स्थल है वहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे। तो इस प्रकार हम पक्षियों की 3 इच्छाएं लिख सकते हैं। पहला कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक उड़कर उस आकाश की ऊंचाइयों को मापना चाहते थे। दूसरा, वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहते थे। और तीसरा, वो तारों को छूना चाहते थे और क्षितिज तक पहुंचना चाहते थे। स्पष्ट है बच्चों? अब तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का अर्थ होता है बच्चों, किसी भी पंक्ति में जो निहित अर्थ है, जो भाव छिपा हुआ है, उसको स्पष्ट करना, यानी उसको बताना, उसको लिखना। तो यहाँ पर हमारे लिए पंक्ति दी गई है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हमें इस पंक्ति का भावार्थ बताना है, भावार्थ लिखना है। तो बच्चों, भावार्थ लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले कि हम उसमें जो शब्द हैं उसके अर्थ को जाने। तो कल मैंने बच्चों आप लोगों को पाठ में पढ़ाया था कि क्षितिज का अर्थ क्या होता है। क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश के मिलने वाली वह बिंदु जो काल्पनिक है, अर्थात धरती और आकाश का काल्पनिक मिलन स्थल। तो जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ तक धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वो क्षितिज के अंत तक जाना चाहते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या तो वो क्षितिज तक पहुँच जाए, धरती और आकाश के मिलने वाली जो बिंदु है वो वहाँ तक या तो पहुँच जाए, या तो उनकी सांसों की डोरी ही तन जाए। अर्थात सांसों की डोरी कब तनती है? वो तनती है जब हमारा मृत्यु नज़दीक आ जाता है। जब मृत्यु होने लगती है तो प्राण क्या है? तन जाते हैं, सांस तन जाती है। तो वो जो पक्षी हैं वो इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि जो वो या तो धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो पक्षी उस क्षितिज तक पहुँचने की लालसा रखते हैं, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का क्यों ना सामना करना पड़े। वो उस क्षितिज तक, यानी धरती और आकाश के मिलन के काल्पनिक स्थल तक पहुंचना चाहते हैं। वो चाहते थे कि या तो वो क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें, अन्यथा अपने प्राण को न्यौछावर कर दें। ठीक बच्चों, अब हम आपके प्रश्न अभ्यास के भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कविता में जितने भी व्याकरण से जुड़े हुए बिंदु होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न भाषा की बात में पूछे जाते हैं या उसमें दिए गए होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पहचान करनी है गुणवाचक विशेषण की। विशेषण बच्चों आपने अपने पिछली क्लास 6th में पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार का होता है बच्चों? विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर बात की जा रही है गुणवाचक विशेषण की। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से, इसमें रेखांकित शब्द बच्चों ये स्वर्ण और लाल है। रेखांकित मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई हो उसे हम रेखांकित शब्द कहते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो स्वर्ण श्रृंखला है उसमें स्वर्ण शब्द और लाल किरण सी में लाल शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब बच्चों, हमारा यह जानना जरूरी है कि गुणवाचक विशेषण हम कहते किसे हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, दशा, दिशा और काल तथा स्थान का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के
गुणों को बताने वाले, रंगों को बताने वाले, रूप को बताने वाले, आकार को बताने वाले, उसके स्थान को बताने वाले, उसके दिशा को, उसकी दशा यानी उसकी अवस्था को और उसके काल को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में यानी कक्षा 6 में ये सब सीखा था। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जो लाल और स्वर्ण है वो गुणवाचक विशेषण है। कैसे? तो देखिए, जो श्रृंखला है वो क्या है? संज्ञा है। और श्रृंखला की क्या बताया जा रहा है? स्वर्ण जो है क्या बता रहा है कि श्रृंखला कैसा है, किस चीज का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? स्वर्ण का बना हुआ है, यानी सोने का बना हुआ है। और अभी हमने अभी अभी क्या सीखा कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, अवस्था और उसकी दिशा, दशा और काल के बारे में बताए, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो हमें यहाँ स्वर्ण से क्या पता चल रहा है कि श्रृंखला का यानी जो कड़ियाँ हैं उसकी अवस्था, उसका प्रकार क्या है, यानी उसका प्रकार नहीं, अवस्था नहीं, उसका गुण क्या है, यानी वो कैसा है। वो कैसा है बच्चों? वो स्वर्ण का है यानी सोने का है। इसीलिए ये जो स्वर्ण शब्द है वो श्रृंखला का गुण बता रहा है, इसीलिए वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह बच्चों आप ये समझिए, किरण। किरण क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पे कह जा रहा है कि जो लाल है वो क्या कर रहा है? वो गुणवाचक विशेषण है। कैसे है? देखिए, किरण जो शब्द है, सूर्य की किरण को किरण कहते हैं ना, रे, किरण यानी रेस। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। और लाल क्या बता रहा है कि किरण किस रंग का है। और अभी हम क्या सीखा इससे पहले कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, स्थान, दशा, दिशा और काल तथा अवस्था के बारे में जो कोई भी शब्द बताए वो शब्द क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण बताता है। तो यहाँ पे किरण शब्द के रंग को बता रहा है। लाल की किस रंग का किरण है? किस रंग की किरण है? लाल रंग की किरण है। इसीलिए जो लाल शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तथा स्वर्ण शब्द भी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? किरण और श्रृंखला के रंग और प्रकार, उसके गुण को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं और उसके कलर को बता रहे हैं। इसीलिए क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरणों को हमें लिखना है। यानी हमें ऐसे शब्दों के संज्ञा उससे जुड़े हुए शब्द को ढूंढना है जो कि उन संज्ञा शब्दों के या तो रंग के बारे में, या तो रूप के बारे में, या तो आकार के बारे में, या तो अवस्था के बारे में, या तो गुण या दोष के बारे में, या दशा या दिशा के बारे में बता रहा हो। तो ऐसे शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमें ऐसे ही शब्दों के समूह को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? कविता से ढूंढना है। तो बच्चों मैंने उदाहरण के लिए यहाँ कुछ शब्द ढूंढ के रखे हैं और मैं चाहूँगी कि आप इनसे समझकर और भी शब्द कविता से ढूंढेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने पहला शब्द लिया है पुलकित पंख। कविता में आया है ना कि पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो पंख शब्द है वो बच्चों क्या है? संज्ञा है। और पंख के बारे में क्या बता रहा है कि पंख कैसा है? पुलकित है, यानी खुशी से भरा हुआ है। तो जो खुशी से भरा होना क्या है? गुण है, एक क्वालिटी है। तो जो पुलकित शब्द है वो पंख के गुण के बारे में बता रहा है। इसीलिए जो पुलकित है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार कटुक निबोरी, यानी निबोरी का अर्थ क्या है? नीम का फल। और कटुक यानी कड़वा। तो नीम का फल कैसा है? कड़वा है। उसके गुण के बारे में बता रहा है ना, नीम के फल की गुण क्या है, अर्थात वो स्वाद में कैसा है? कड़वा है। इसके बारे में कौन शब्द बता रहा है?
नीम के फल के स्वाद के बारे में कटुक शब्द बता रहा है, इसीलिए जो कटुक शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार उन्मुक्त गगन, गगन यानी आकाश आसमान संज्ञा शब्द है, और गगन कैसा है? उन्मुक्त है, खुला है, यानी गगन के गुण के बारे में बता रहा है उन्मुक्त, इसीलिए ये तीनों पुलकित, कटुक और उन्मुक्त गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आपको ऐसे ही कुछ और शब्द अपने कविता से ढूंढ के लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। ये भूखे प्यासे शब्द है और बोल रहा है कि इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये जान जाइए कि समास किसे कहते हैं। समास किसी भी शब्द के समूह को छोटा करने के लिखने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, यानी शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जब शब्दों को मिलाकर उसे छोटा करके एक शब्द में बना दिया जाए तो हम उसे कहते हैं समास। तो आइए अब देख रहे हैं यहाँ आगे क्या कहता है। बोल रहा है कि इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। बच्चों, मैंने कविता को पढ़ाते वक्त भी कई बार आप लोग को इस चिन्ह के बारे में बताया था जो दो शब्दों के बीच में लगता है, और इस शब्द को मैंने क्या बताया था? योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, और यहाँ पे उसे क्या कह रहा है? सामासिक चिन्ह कह रहा है। ये गलत नहीं कह रहा ना मैं गलत, यानी इस शब्द को हम योजक चिन्ह कहते हैं, और चूंकि यह यहाँ पर द्वंद्व समास में प्रयोग हो रहा है इसीलिए इसे सामासिक चिन्ह कहा जा रहा है। और ये चिन्ह क्या कर रहा है? द्वंद्व समास में और का संकेत दे रहा है। मैंने कहा था ना, जहाँ ये जो सामासिक चिन्ह लगा होता है तो किसी किसी शब्दों में वो और का संकेत करता है, यानी जब और को हटा के हम ये शब्द लगाते हैं तो वहाँ पे बोल रहा है कि द्वंद्व समास हो जाता है। तो हमें ऐसे ही अन्य 10 उदाहरण ढूंढ के लिखने हैं। कैसे 10 उदाहरण? ऐसे 10 उदाहरण कि जब दो शब्दों के बीच में क्या लगा हो? योजक चिन्ह लगा हो, और जब उस योजक चिन्ह को हटाया जाए तो वहाँ पे क्या आ जाए? और आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, जैसे सुख दुख, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब हम उस योजक चिन्ह को या सामासिक चिन्ह को हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है? सुख और दुख। इसी प्रकार रात दिन, हम लोग बोलते हैं ना रात दिन बारिश हो रही है, यानी रात और दिन बारिश हो रही है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपको, जैसे सुख दुख, सुख और दुख, धूप छाँव, धूप और छाँव, खाते पीते, खाना और पीना, रात दिन, रात और दिन, हंसते, योजक चिन्ह गाते, हंसना और गाना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुबह शाम, सुबह और शाम, बुरा भला, बुरा और भला, सही गलत, सही और गलत, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। तो आपको ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, और जब उस योजक चिन्ह को हटाया जाए तो वहाँ बीच में क्या आ जाए? और आ जाए। आपको ऐसे ही शब्दों को ढूंढना है, क्योंकि इन ऐसे शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, यानी उन शब्दों के बीच में द्वंद्व समास होता है। बच्चों, आपका यह प्रश्न अभ्यास यहाँ समाप्त होता है, और इसके साथ ही साथ आपका पाठ भी समाप्त होता है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप अपने विचार से, अपने मन की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। अपनी समझ के अनुसार आपने जितना भी अभी तक पाठ से समझा है उसके हिसाब से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और मैं आपको वो प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को ज़रूर हल करेंगे अपने कॉपी में, और उसे अच्छे से अपने मन से करेंगे। इसमें बच्चों पहला प्रश्न है कि बहुत से लोग प्रश्न नहीं है, ये कह रहा है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं? पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके उसका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ उससे आप लोगों से पूछा है कि पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आप लोगों को
अपने मन से, अपने विचार से यह लिखना है कि पक्षियों को पालना सही है या गलत, यानी उन लोग पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके उनका पालन पोषण करना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। इस पर आप अपने विचार लिखिए, यानी कि आपको ये बताना है कि पक्षियों को पालना, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनका पालन पोषण करना सही है या नहीं, यदि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद दूसरा है इसी में कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी लिखिए। यानी कि आपको, या तो आप अगर किसी पशु पक्षी को पालते हैं तो अपने आप उसे कैसे पालते हैं इसके बारे में लिख दीजिए, या फिर आप नहीं पालते तो आपके अगल बगल में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई पशु पक्षियों का पालन पोषण करता है तो आप उससे जाइए, और जाइए नहीं, घर पर ही रहिए, उससे फ़ोन करके या कैसे भी उसे पता कीजिए कि वो अपने पशु पक्षियों का पालन कैसे करता है, और उसके बारे में लिखिए। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से, सॉरी यहाँ पिंजरे लिखा हुआ है, आप लोग इसे पिंजड़े बना लीजिएगा, गलती से यहाँ पिंजरे लिख दिया गया है। पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। हम सब जानते हैं बच्चों कि पशु पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से, यानी उन्हें कैद करके रखने से केवल पशु पक्षियों का नुकसान नहीं होता, केवल वो गुलाम नहीं बनते, केवल उनकी आज़ादी नहीं छिनती, बल्कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका भी नुकसान होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो पशु और पक्षी हैं वो भी क्या हैं, इस पर्यावरण के अंग हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे कीट पतंगे हैं, ये सभी क्या हैं, हम पर्यावरण के, प्रकृति के अंग हैं। हम सब एक साइकिल में चलते हैं। तो इसी मुद्दे पर आपको 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम आपके अगले पाठ को शुरू करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।